वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, वर्तमान में एनडीए सरकार में वरिष्ठ मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी, आज कार्य समिति का जो दूसरा दिन है, दो जो हमारे अहम प्रस्ताव रहे हैं उन पर पूरे देश से आए सभी मीडिया के मित्रों के साथ हम बातचीत करेंगे। माननीय गडकरी जी से निवेदन करता हूं कि हम बातचीत करें। आपका फोटो हो गया? अभी आप फोटोग्राफर फोटो निकाल ठीक है, हो गया आपका। अब आप नीचे बैठ जाएंगे तो अच्छा। हाँ, मित्रों, आप एक बार निकाल लो, मैं खड़ा हूं, फिर आप उड़ा मत रहना। स्टील के मित्रों से मेरा निवेदन है कि आप थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक के जो पीछे खड़े हैं उनको थोड़ा स्पेस शांति से। प्लीज 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 शांति भैया, अरे भाई बातचीत थोड़ा संयम से, बस ठीक है। मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 26 मई को 2 साल हमारी सरकार ने पूरी करने के बाद ये हमारी सुनाई नहीं दे रहा? सुनाई दे रहा अभी? मित्रों, 26 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने 2 साल पूरे किए। इस 2 साल में जो नीतियां हमने अपनाई है उसके परिणामों को भी मिलने की शुरुआत हुई है। विशेष रूप से पूरे दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस अनेक देशों में चल रहा है और ग्लोबल इकोनॉमी एक बहुत बड़े दबाव में है। ऐसे स्थिति में हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो आर्थिक नीतियों को हमने इंप्लीमेंट किया है उसमें भारत देश दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में आज सिद्ध हुआ है। जो एक समय यूपीए के कार्यकाल में 4.25% पर जीडीपी गया था, वो आज 7.9% तक आया है। एग्रीकल्चर सेक्टर में हम 0.2% पर गए थे, कुछ समय निगेटिव स्थितियां थी, पर आज 2.4 एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट तक हम पहुंच पाए हैं। जबकि दोनों सालों में पानी की दिक्कत के कारण सूखे की स्थिति का सामना देश ने किया है और इसलिए जो नीतियां हमने अपनाई है वो हमारा इकोनॉमिक अप्रोच बड़ा इंटीग्रेटेड है। एक तरफ देश में बैंकों में केवल 3.5 करोड़ रुपए, 3.5 करोड़ बैंक अकाउंट्स थे, जो प्रधानमंत्री जनधन योजना के द्वारा 21 करोड़ 80 लाख हुए हैं। और केवल बैंक अकाउंट नहीं बढ़े हैं, तो बैंक अकाउंट के साथ साथ 36,000 करोड़ से ज्यादा अमाउंट अकाउंटों में डिपॉजिट हुई है। जब हमने ये विशेष रूप से जो बैंक अकाउंट जो खोले गए गरीब लोगों ने खोले हैं, उनको इंश्योरेंस कवर भी मिला है और एक्सीडेंट इंश्योरेंस का भी कवर मिला है और इसके साथ साथ उनको 35,000 का एक डेबिट कार्ड भी मिला है। 10 करोड़ लोगों ने वो लिया है अभी तक
दूसरी ओर हमारा जो अंत्योदय का विचार हमारा लक्ष्य है, उसके अनुसार गांव, गरीब, मजदूर, किसान, महिला और युवा, ये सभी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स के जीवन को सुसह्य बनाने की नीतियां हमने अपनाई है। देश के इतिहास में पहली बार जो इरिगेशन सब्जेक्ट है वो स्टेट सब्जेक्ट था, उसके लिए जो AIBP के जो राष्ट्रीय इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं, उसको पूरा करने के लिए हमारे वित्त मंत्री जी ने पहली साल विशेष प्रावधान किया है और 4 साल में 80,000 करोड़ रुपए केवल ये अपूर्ण प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए रखे हैं। प्रधानमंत्री सिंचन योजना की शुरुआत करके हर साल 20,000 करोड़ यानी 1 लाख करोड़, उसमें भी ये 2 लाख करोड़ रुपए जब देश में सिंचाई के लिए, पानी के लिए खर्चा होंगे तो 2 करोड़ हेक्टेयर जमीन पानी के नीचे आएगी और हमारा कृषि उत्पादन कम से कम दुगना हो सकता है। हमारे किसानों के लिए हर साल नुकसान होता था, कभी बरसात ज्यादा होती इसलिए नुकसान होता था, कभी कम होती इसके लिए नुकसान होता था। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये पहली बार किसानों के लिए मिली है, जिसमें किसानों के जीवन में एक आमूलाग्र बदल होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो प्रायोरिटी सेक्टर है, जिसमें क्रॉप लोन दिए जाते हैं, उसके लिए पहली बार 9 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया। और ये प्रायोरिटी सेक्टर में जो एग्रीकल्चर लोन है, उसके लिए इंटरेस्ट सब्सिडी के लिए 20,000 करोड़ रुपए की उसके लिए इंटरेस्ट सब्सिडी के लिए प्रावधान किया गया। मैं आपको दूसरी महत्वपूर्ण बात बताऊंगा कि एक तरफ किसानों के हितों के लिए जब हमने यूरिया के बारे में भी एक निर्णय किया है। 2 साल पहले यूरिया के लिए लाठीचार्ज होते थे, आंदोलन होते थे। पहली बार पिछले साल यूरिया का रिकॉर्ड ब्रेक उत्पन्न हुआ है, 285 लाख टन, और यूरिया की अवेलेबिलिटी सब जगह हुई है और उसमें नीम कोटेड यूरिया करने के कारण इसका ब्लैक मार्केट भी बंद हुआ है, स्मगलिंग भी बंद हुआ है। जहां तक किसानों को केंद्रित करके उसका विकास करने की योजनाएं हमने शुरू की, उसी प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हमारे सरकार ने प्राथमिकता दी। आज हमारा देश पहली बार कोल सरप्लस है। जो कोल इंपोर्ट कर रहे थे वो इंपोर्ट लगातार कम होते जा रहा है। और दूसरी ओर पावर सरप्लस है, और पावर सरप्लस ये सारे देश में आई है। इसके साथ साथ हमारे इसे विशेष रूप से पहली बार देश में जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, इसके लिए रिकॉर्ड ब्रेक हमने PPA करके कार्यों की शुरुआत की है। और ये पहली बार हम ग्रीन एनर्जी, हमारे देश का ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, इसके तरफ हमने जिस प्रकार से हाइड्रो पावर, सोलर पावर, टाइडल पावर, इसके साथ साथ ग्रीन पावर और विंड पावर, इसके साथ जो बढ़ावा दिया है, उसका भी काफी बड़ा उत्पादन बढ़ा है। मैं विशेष रूप से रेलवे और रोड सेक्टर में भी बड़ी उपलब्धियां हुई हैं। रोड सेक्टर में भी और रेलवे के सेक्टर में भी इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने हाईएस्ट प्राथमिकता दी। हमारी सरकार जब आई थी तो पॉलिसी पैरालिसिस वाली बात लोग कहते थे। केवल हमारे रोड सेक्टर में 403 प्रोजेक्ट 3,50,000 करोड़ के बंद पड़े थे। लैंड एक्विजिशन, फॉरेस्ट एनवायरमेंट क्लियरेंस, यूटिलिटी शिफ्टिंग, लिटिगेशन, इसके कारण देश में बड़े प्रमाण पर प्रोजेक्ट बंद पड़े थे। पर हमने इन सब प्रोजेक्ट के जो समस्याएं थी उसको सुलझाकर फिर से एक बार इन प्रोजेक्ट को शुरू करवाया। उसी का परिणाम जो हुआ है कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट जो थी वो कहीं 2% पे आई थी, वो 8.7% पर पहुंची। तो हमारे देश में ग्रामीण और कृषि विकास के साथ साथ हमने इंडस्ट्री को भी बढ़ावा देने की कोशिश की है। मैं आपको विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि विश्व में इन सभी स्टेक होल्डर्स और सभी सेक्टर में हमने जो नीतियां अपनाई उसके 3 प्रमुख बिंदु हैं।
पहला बिंदु यह है कि सुशासन, गुड गवर्नेंस। और गुड गवर्नेंस का मतलब है कि कानून में सुधार करना, फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग, करप्शन फ्री फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और विकास अभिमुख दृष्टिकोण, ये हमारे गुड गवर्नेंस का सबसे पहला लक्षण था। और इसलिए जब प्रधानमंत्री जनधन योजना में हमने अकाउंट खोले, उसके साथ हमारी सब्सिडीज, हमारी शिष्यवृत्तियां, हमारी पेंशन्स, हमारे रेशन कार्ड्स और सभी प्रकार के अनुदानों को इसके साथ जोड़ा। अभी तक जो मोटे तौर पर सामने आया तो अनेक राज्यों में बोगस रेशन कार्ड बाहर आए, अनेक जगह पर शिष्यवृत्तियां लेने वाले लड़के इस योजना का डिसएडवांटेज गैर फायदा ले रहे थे। मेरे डिपार्टमेंट में कलकत्ता पोर्ट में और अनेक पोर्ट में 82% ही लोग अब पेंशन ले रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों की उम्र 102-103 साल हुई थी, फिर भी वो पेंशन ले रहे थे। अब जनधन योजना के साथ कर दिया तो वो पेंशन मांगने के लिए आ नहीं रहे। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि क्या हो रहा था। तो मोटी तौर पर गैस सब्सिडी में जो सब्सिडी सिलेंडर मिलते थे वो रेस्टोरेंट और 5 स्टार होटल में जाते थे। हमारे देश में इस सब्सिडियों में जो कमी आई और रेशन कार्ड से लेकर शिष्यवृत्ति और पेंशन तक जो बदल हुआ है, अभी मोटी तौर पर जो जानकारी मिली है 60,000 करोड़ से ज्यादा देश की बचत इसमें हुई है। और अभी सभी डिपार्टमेंट जब इसका क्रियान्वयन कर रहे हैं तो मैं उम्मीद रखता हूं कि जो सुशासन का मतलब है, गुड गवर्नेंस का मतलब है कि केवल इसमें करप्शन, मिस एप्रोप्रिएशन जो था वो बंद होकर 1 लाख करोड़ की कम से कम बचत होगी। इसके साथ साथ हमने डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, इसको प्रोत्साहित किया। रोजगार का निर्माण करने के लिए इसका उपयोग हो रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में देश बदल रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी समय 5 राज्यों का चुनाव हुआ और मुझे बहुत इस बात की खुशी है कि जब हमारी एनडीए की सरकार थी तो बहुत से हमारे विरोधी हमें ऑल इंडिया पार्टी मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो ये कहते थे कि ये उत्तर की पार्टी है। पर पहली बार आज हमारा कर्नाटक में अच्छा प्रेजेंस तो ऑलरेडी है ही, पर हम आसाम में भी चुनाव जीत गए हैं और केरल में और बंगाल में हमने जो वोट परसेंटेज मिला है उससे मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में पूर्वोत्तर भारत में और दक्षिण भारत में एक सशक्त विकल्प के रूप में भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। देश में ये जो परिवर्तन हो रहा है इसका सबसे बड़ा कारण हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच, उनकी विजन, ये सबसे महत्वपूर्ण है और इसी के कारण आज जनसमर्थन भी मिल रहा है और हमारी जो नीतियां उनके नेतृत्व हमने अपनाई है उसको भी सफलता मिल रही है। एक तरफ योग्य और कर्तृत्व नेतृत्व, सही नीतियां और करप्शन फ्री ट्रांसपेरेंट हमारा एक जो दृष्टिकोण है, इसके कारण शासन प्रभावी होते दिख रहा है। पर केवल भारत में ये हुआ नहीं है, तो पूरे दुनिया के नक्शे पर, चाहे आप अमेरिका में जाए, चाहे आप किसी भी देश में जहां जहां प्रधानमंत्री गए थे, वहां उनका जो स्वागत हुआ है, उनको जो रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट मिला है और वर्ल्ड लीडर के रूप में उनको जो मान्यता मिली है, ये भी हिंदुस्तानियों के लिए बहुत अभिनंदन का और अभिमान का विषय है। हमारे देश में अंतर्गत आर्थिक क्षेत्र पर सफलता मिली है। गांव, गरीब, मजदूर, किसान, महिला, युवा, इनके कल्याण की सस्टेनेबल योजना यशस्वी हुई है। 2 साल के इकोनॉमिक पैरामीटर्स यशस्वी हुए हैं और इसके साथ साथ 5 राज्यों में, केरल में हमको मिला हुआ जनसमर्थन, हमारा परसेंटेज, बंगाल में मिला हुआ वोटिंग परसेंटेज और केरल की विधानसभा में हमको एंट्री मिली, बंगाल में हमारे लोग चुनकर आए और आसाम में हमारी मेजोरिटी सरकार आई। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी का ग्राफ बढ़ रहा है, दूसरी ओर हमारे विपक्ष बहुत कम होते जा रहे हैं। उनके हाथों में जिन राज्यों में सत्ता थी वो चली जा रही है, लोगों का उनके ऊपर का विश्वास कम होते जा रहा है और रीजनल पार्टी के साथ वो कॉम्प्रोमाइज करके वो अलग अलग जगह पर अपनी नीतियां तैयार कर रहे हैं। ये इस बात को सिद्ध करता है कि दुनिया में और देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
हमारी सरकार की, हमारे पार्टी की और हमारे विचारधारा की जो सफलता है वो आने वाले समय में देश के तकदीर को और देश के भविष्य को बदलने वाली बात है। और इसलिए मैं इन आधारों के आधार पर इस प्रस्ताव में इस बात का जिक्र किया गया कि आने वाले 25-50 सालों तक इस देश के तकदीर को, इस देश के भविष्य को, इस देश के जो स्टेक होल्डर है, जो गरीब है, गांव गरीब मजदूर किसान है, चाहे उनके विकास की बात हो, चाहे हमारी महिलाओं, हमारे युवा हो, हमारे ट्राइबल्स हो, हमारे दलित हो, या एक तरफ हमारे रोजगार के निर्माण करने की नीतियां हो, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर, और दूसरी ओर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर हो, सभी इंटीग्रेटेड अप्रोच में हमारी नीतियों की जो सफलता है उसने इकोनॉमिक पैरामीटर्स के आधार पर इस बात को सिद्ध किया है कि हमारी नीतियां सफल हुई है। और इसलिए आने वाला भविष्य जो है वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे संगठन का, हमारे विचारधारा के जीत का है। और निश्चित रूप में हम हिंदुस्तान जो एक रिच नेशन है पर पुअर पॉपुलेशन है, वो धनवान देश को हम धनवान पॉपुलेशन में रूपांतरित करके हम हिंदुस्तान को दुनिया की एक महाशक्ति बनाएंगे और हमारे इस संकल्प को हम पूरा करेंगे, इसी बात को दोहराया गया है। और कार्यकारिणी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का जो उनको यशस्विता में जो सक्सेस स्टोरी उनको दुनिया में और दुनिया के बाहर हुई है उसके लिए अभिनंदन किया है। पार्टी अध्यक्ष ने उनके नेतृत्व में जो हमको चुनाव में सफलता मिली आसाम में, विशेष रूप से बंगाल और तमिलनाडु में, इसके लिए उनका भी अभिनंदन किया है। और इस प्रस्ताव के द्वारा ये निर्धार व्यक्त किया गया है कि आने वाला समय ये हमारा है, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी, हमारी विचारधारा के आधार पर हम हिंदुस्तान के तकदीर को भविष्य को बनाएंगे और हमारे देश को गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करके भय भूख आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त करके सुखी समृद्ध संपन्न और शक्तिशाली हिंदुस्तान का जो सपना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने देखा था, वो सपना हम पूरा करने का आह्वान स्वीकारते हैं और निश्चित रूप से पूरी ताकत के साथ हमारे नेताओं के नेतृत्व में हम इस सपने को पूरा करेंगे। इस प्रकार का भाव इन प्रस्तावों में व्यक्त हुआ है। मैं तीनों प्रस्तावों का निचोड़ आपके सामने रखा है, इसमें आप जो सवाल पूछना चाहते हैं वो पूछिए। आप माइक लीजिए, माइक लीजिए। गडकरी जी, आपने आंकड़े दिए हैं, आंकड़ों से लगता है कि रामराज वापस आ गया है। आपने एग्रीकल्चर सेक्टर की बात की है, एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ की बात की है। एक तरफ जिस क्षेत्र से आप आते हैं वहां का किसान 1 कुंटल प्याज बेचता है जिसको 1 रुपये मिलता है, दूसरी तरफ दाल जो है वो 200 रुपये किलो तक बिक रही है। कैसा ये संतुलन है, कैसे हो रहा है? देखिए, पहली बात तो ऐसी कि मोटे तौर पर यूपीए सरकार ने जो 18% फूड इन्फ्लेशन पहुंचा था वो 4%, 4.5% पर आया है। आप जिन बातों का उल्लेख करते हैं उसका संबंध ये डिमांड एंड सप्लाई के साथ होता है। एक समय प्याज को ज्यादा कीमत थी, इसलिए आप लोग कह रहे थे कि महंगाई बढ़ रही है। अब प्याज को कम कीमत हो रही तो आप कह रहे कि अब किसान मर रहा है। आप मेरी बात सुनिए, आपका तो सुना नहीं। तो ये मुझे लगता है कि डिमांड एंड सप्लाई की कुछ बातें हैं। मोटी तौर पर जो इन्फ्लेशन है जिसको हम महंगाई कहते हैं उसमें कमी आई है, पर इसका मतलब मैं ये दावा नहीं करता कि हमने 100% सब प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। अभी भी अनेक क्षेत्रों में हर एक समस्या है। कृषि क्षेत्र में 2 साल पानी के कारण सूखा का स्थितियां थी, ये भी सच्चाई है। इस साल पानी की अगर ठीक प्रकार से बरसात आई तो एग्रीकल्चर और ग्रामीण क्षेत्र में भी उछाल आएगा और हम उम्मीद करते कि ये साल अच्छा रहेगा। और इसलिए बहुत से इसमें जो मोटी तौर पर जो मूल्यांकन हुआ है वो सभी चीजों का देखते हुए हमने काफी पॉजिटिव परिणाम दिए हैं। पर मैं आपको ये बात कहूंगा कि ये परिणाम जो हमने दिए हैं इसका मतलब हमारे 100% काम पूरे हुए, ऐसा दावा मैं नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि पॉजिटिव ट्रेंड टुवर्ड्स डेवलपमेंट, और ये सच्चाई है कि वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में 6.9% जीडीपी इसमें नोंद हुई है। और ये जो उपलब्धता है इसके आधार पर हमारा ट्रैक सही है और हम लोग विकास की ओर जा रहे हैं।
और आने वाले समय में इसमें और परिणाम मिलेंगे, यही भाव उसके पीछे था। विजय त्रिवेदी जी। विजय त्रिवेदी न्यूज नेशन से। सर गडकरी साहब, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में ये राष्ट्रीय कार्य समिति हो रही है। मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर है, लेकिन ऐसा याद आता है कि 2013 में जब गोवा में राष्ट्रीय कार्य समिति हुई थी तो नरेंद्र मोदी जी को 2014 के लिए नेशनल कैंपेन इंचार्ज बनाया गया था, कैंपेन इंचार्ज बनाया गया था। अभी यूपी में इलाहाबाद में ये हो रही है, 2017 में यूपी के इलेक्शंस हो रहे हैं, तो क्या पार्टी ने कोई फैसला किया है नया कैंपेन इंचार्ज बनाने का? देखिए, संगठन के बारे में कौन से समय पर कौन से निर्णय करना, इसका अधिकार माननीय अध्यक्ष जी का है और उचित समय जो निर्णय होंगे वो आपको बताने की व्यवस्था करेंगे। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, हिंदुस्तान टाइम्स। गडकरी साहब, सिंचाई पर बहुत खर्च हुआ है, आपने बता दिया। देश में वाटर सिक्योरिटी एक्ट कब लाने वाले हैं आप? वाटर सिक्योरिटी एक्ट, जल सुरक्षा कानून कब ला रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा। हमारे देश में जितनी बरसात होती है उससे 10 से 15% पानी लेक और डैम में जाता है और 10 से 15% पानी जो है वो कंजर्वेशन होता है, जमीन के अंदर जाता है और 70% पानी समुद्र में चला जाता है। और इसलिए देश में सबसे बड़ी आवश्यकता है कि कम से कम समुद्र में जाने वाले 15 से 20% पानी को हम कैसे रोकें। और इसलिए विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में ये समस्याओं की तीव्रता नहीं है, पर यह पानी की समस्या का संबंध 11 राज्यों से है। हमारे देश में कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा, इन राज्यों में सबसे पानी की समस्या बहुत गंभीर है। और इसका कारण है कि हमारे देश में 46% इरिगेशन है, उसमें केवल 5.6% इरिगेशन झारखंड में है, महाराष्ट्र में 18.6% है। और इसके लिए हमारी सरकार ने जो 2 महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं, वो आप जो कह रहे हैं उस भाव को वाटर सिक्योरिटी की तरफ जा रहे हैं। पहला निर्णय ये हमने पहली बार किया है कि इरिगेशन ये स्टेट सब्जेक्ट होने के बाद में भी 80,000 करोड़ रुपए जो हमारे इरिगेशन प्रोजेक्ट 10 साल 15 साल से बंद पड़े हैं और जिसको पूरा करने के लिए 1,80,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, उन प्रोजेक्ट के लिए 4 साल के लिए हमने 80,000 करोड़ रुपए की प्रोविजन की है। दूसरी ओर प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद जो कैनाल सिस्टम बनती है उसके लिए प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में के द्वारा हर डिस्ट्रिक्ट का प्लानिंग करके हमने उसके लिए हर साल 20,000 करोड़, तो आने वाले 4 साल में 1 लाख करोड़ की प्रोविजन की है। और इन दोनों के कारण हमारे देश में 2 करोड़ हेक्टेयर जमीन पानी के नीचे आएगी। और हमने ये स्लोगन दिया है कि दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। और जो मैं इनलैंड वाटरवेज का काम कर रहा हूं उसमें जो 111 नदियां ये जलमार्ग में रूपांतरित की गई है, उसमें हम लोग ऐसी योजना बना रहे हैं कि साल भर 3 मीटर का ड्राफ्ट रहेगा और वो पानी किसानों के खेती के लिए, गांवों के लोगों को पीने के लिए, फिशरमैन जो मच्छी मारे उनको मच्छी व्यवसाय के लिए और टूरिज्म के लिए उसका उपयोग होगा, ट्रांसपोर्ट के लिए उपयोग होगा। और ये इससे वाटर सिक्योरिटी आएगी। जो बात आपने कही है वो उद्देश्य बहुत बड़ा है, पर उसी की ओर हमारा प्रयास चल रहा है, जो अभी आपके सामने ही प्रयास के परिणाम निश्चित रूप से आ भी रहे और आगे अच्छा है। पीएन द्विवेदी जी, हिंदुस्तान समाचार। गडकरी साहब, इलाहाबाद से हल्दिया तक आपका वाटरवेज नंबर 1 है। आप शिपिंग के मंत्री भी हैं। आज से 15-20 साल पहले इस इलाहाबाद हल्दिया जलमार्ग पर लगातार जहाज चलते थे। इफ्को का सामान बाहर जाया करता था, लेकिन ली गई है न तो पहली बात तो ऐसी है कि हमने 4,000 करोड़ रुपए का काम वाराणसी टू हल्दिया तक शुरू किया है
इसमें से 3 मल्टी मॉडल हब बन रहे हैं, वाराणसी उत्तर प्रदेश में, हल्दिया बंगाल में और साहिबगंज झारखंड में। मल्टी मॉडल हब का मतलब यह है कि तीनों जगह पर नेशनल हाईवे भी होगा, रेलवे भी होगी और जलमार्ग भी होगा। 5 जगह पर हम रोरो सर्विस बना रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, जो पटना है, मुजफ्फरपुर है, और 40 वाटर पोर्ट बना रहे हैं। और 40 वाटर पोर्ट में 20 फ्लोटिंग जेटी और 20 कंक्रीट जेटी है। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हल्दिया से लेकर फराक्का तक जैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है, वैसे रिवर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम को सैटेलाइट से जोड़कर हमने इसका इनॉग्रेशन करके शुरू कर दिया है। ये जितने मैंने बातें की है उसमें 3000 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं। लैंड एक्विजिशन का काम पूरा हो गया है और कुछ जगह काम की शुरुआत हुई है। मैं वाराणसी टू हल्दिया तक 1620 किलोमीटर का काम आपको दिसंबर में उसका प्रभाव दिखेगा। और दिसंबर में मैं कोशिश करूंगा कि वाराणसी से हुई पत्रकारों को मैं हल्दिया तक जहाज में बैठकर ले जाऊंगा। और अभी फराक्का के वाटर गेट का भी काम शुरू हुआ है और थर्मल पावर प्लांट के फराक्का के जो फ्लैश है वो बांग्लादेश को एक्सपोर्ट भी हो रही है। संतोष पाठक जी, समाचार प्लस। एक मिनट, इलाहाबाद का बाद में करेंगे, वाराणसी तक बाद में। नमस्कार गडकरी जी, मैं संतोष पाठक हूँ, समाचार पत्र से। उत्तर प्रदेश की धरती पर एक राजनीतिक की बैठक हो रही है और पिछले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश से 2 बड़ी खबरें आ रही हैं। एक तो कैराना को लेकर आ रही थी, पहले मथुरा हुआ, फिर कैराना को लेकर आया। 350 से ज्यादा हिंदू परिवारों का पलायन हुआ। एक और कैराना कल निकल के आया, वहां से 15 किलोमीटर दूर है कांदला। तो लगातार हिंदू परिवारों का जो पलायन हो रहा है, ये बीजेपी के लिए कितनी चिंता की बात है और उत्तर प्रदेश में कैसे इस मुद्दे को उठाएंगे आप लोग? हमारे पार्टी ने इस विषय को गंभीरता से लिया है और पार्टी अध्यक्ष ने एक कमेटी भी इसके लिए निश्चित की है और इस विषय में वहां जाकर इसका अध्ययन किया जाएगा। और निश्चित रूप से लोकतंत्र के दृष्टि से ऐसे पलायन होना ये हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए अच्छा नहीं है। पार्टी इसके बारे में संवेदनशील है और कमेटी का रिपोर्ट आने के बाद हमारे अध्यक्ष जी इसके ऊपर उचित कार्रवाई करेंगे। उषा श्रीवास्तव जी। गडकरी जी, मैं उषा हूँ और बात अभी उत्तर प्रदेश की हो रही है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। मेरा सवाल ये है कि अखिलेश यादव जिनको कि आपकी पार्टी अपना सबसे बड़ा उनकी पार्टी को अपना प्रतिद्वंदी मान के चल रही है उत्तर प्रदेश में, मेरा सवाल ये है कि अखिलेश देखिए, नहीं सर, अभी सवाल पूरा नहीं हुआ। अखिलेश जो है इस समय रोड को और विकास को अपने चुनाव अभियान का वो सबसे कोर इशू बना के चल रहे हैं। आपने भी उत्तर प्रदेश के लिए बहुत सी सड़कों और बहुत से रोड प्रोजेक्ट का वादा किया हुआ है, तो आप अखिलेश को वहां पे कैसे कम्पीट करेंगे? और बनारस के चारों ओर एक रिंग रोड भी आपने बनाने की बात की है और नमामि गंगे भी आपके ही पास है, मतलब वाटर रिसोर्सेज के साथ। तो ये सारी चीजें जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है उनको आप कैसे डील करने वाले हैं? मुझे पहली बात तो ऐसी कि मैं बड़ा पॉजिटिव सोच का व्यक्ति हूँ, सकारात्मक सोचता हूँ। जिसको अवसर मिलता है उसको अच्छा काम करने का मौका मिलता है और 5 साल के बाद जनता इसका निर्णय करती है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के रोड सेक्टर में जो 50 साल में काम नहीं हुआ उससे ज़्यादा काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस 5 साल में हम करके दिखाएंगे, ये हमने संकल्प किया है। उत्तर प्रदेश के बहुत से प्रोजेक्ट को काम के जो बंद पड़े थे उसकी शुरुआत हुई है। नए राष्ट्रीय महामार्गों को हमने घोषणा की है। आने वाले समय में और अधिक 3.5 से 4,000 किलोमीटर नए राष्ट्रीय महामार्ग की घोषणा हम करने वाले हैं। कानपुर और लखनऊ के बीच में हम लोग एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे बनाने की बात हमने की है, जिसका अध्ययन शुरू किया है। और लखनऊ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका 1.5 महीने में राजनाथ सिंह जी के हाथ से भूमि पूजन करके शुरुआत करने वाले हैं। बनारस का रिंग रोड जो उसका काम शुरू हुआ है, लैंड एक्विजिशन के प्रॉब्लम सॉल्व हुए हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के विकास में रोड सेक्टर का बहुत महत्व है और रोड अच्छे बनने के बाद उत्तर प्रदेश में रोजगार के नए अवसर होंगे, औद्योगिक विकास होगा। तो साथ साथ हम जलमार्ग का भी विकास कर रहे हैं, जो गंगा का काम कर रहे हैं। हमारा जो सागरमाला प्रोजेक्ट है
उसमें हम लोग 10 साल में ये उम्मीद जो हमारे कंसल्टेंट ने रिपोर्ट दिए है उसमें 12 लाख करोड़ की हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ये काम 5 साल में करने का मेरा निर्णय है। और इसलिए मेरा विश्वास है कि जब वाटर पोर्ट्स बनेंगे तो पोर्ट लेड डेवलपमेंट होगी। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि हल्दिया में अगर एडिबल ऑयल आता है तो 5000 टन के बार्ज में अगर वो वाराणसी आया तो रिफाइनरी वाराणसी में आएगी तो ट्रक से जो तेल आता है उसके बजाय अगर पानी से आएगा तो 2 रुपये किलो तेल सस्ता होगा। फिर उत्तर प्रदेश का पोटैटो होगा वो वाराणसी से पूरा बांग्लादेश तक म्यांमार तक यहाँ से एक्सपोर्ट हो सकता है। तो उत्तर प्रदेश में समुद्र की सीमाएं नहीं है। हमारे देश में 18% पॉपुलेशन 13 स्टेट और 7,500 किलोमीटर का हमारे पास सी फ्रंट है। पर उत्तर प्रदेश का ये बहुत अच्छी नदियां जो उत्तर में आती है, गंगा है, यमुना है, गोमती है, इनको सबको जलमार्ग में रूपांतरित करने का काम हमने हाथ में लिया है। इससे नए वाटर पोर्ट बनाएंगे और ये वाटर पोर्ट ग्रोथ इंजन बनेंगे, यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आएगी और नए रोजगार का साधन प्राप्त होगा। और ये पॉजिटिव अप्रोच में हम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता को निश्चित रूप में इसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। रविकांत त्रिपाठी जी बीजेपी। गडकरी जी, आप प्रयाग में बैठकर राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक कर रहे हैं। यहाँ से 50 किलोमीटर दूर से बुंदेलखंड शुरू होता है। बुंदेलखंड में भयावह स्थिति है सूखे की पिछले 2 वर्षों से। उत्तर प्रदेश सरकार कह रही हम किसानों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और आप भी यही दावा लगातार कर रहे हैं, लेकिन आपके सरकार का एक भी मंत्री अब तक 2 वर्षों में के बुंदेलखंड नहीं गया और न ही वहां के किसानों की समस्याओं पर कोई ध्यान दिया गया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बात जरूर है कि बुंदेलखंड में भी पानी की इस साल दिक्कत रही है और जिन 11 राज्यों का मैंने उल्लेख किया, 11 राज्यों का, उसमें बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का पार्ट है जहाँ पानी का क्राइसिस है। हमने जब पानी का क्राइसिस था तो रेलवे के द्वारा वहां पानी पहुंचाने की भी कोशिश की है और इसलिए बुंदेलखंड के लिए भी वहां की पानी समस्या को परमानेंट सुलझाने की दृष्टि से रिवर कनेक्टिविटी के साथ साथ वहां इरिगेशन की फैसिलिटी कैसे बढ़े और जो पानी बहकर समुद्र में नदियों का जा रहा है उसको रोककर उसको हम बुंदेलखंड के क्षेत्र में उसको कैसे दे, इसका विचार कर रहे हैं। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि उमा भारती जी बुंदेलखंड से आती है और ये डिपार्टमेंट उनके पास है और इसका बहुत अच्छा अध्ययन करके बुंदेलखंड की पानी समस्या के लिए कुछ उपाय योजना उन्होंने अपने डिपार्टमेंट में अध्ययन करके वो भी निर्णय करने वाली है। उसका निर्णय उनके मुंह से ही सुनना ज़्यादा अच्छा होगा। पर मुझे जानकारी है कि हमारी सरकार में बुंदेलखंड की पानी की समस्या हम 5 साल में निश्चित रूप से समाधान ढूंढेंगे। अखिलेश शर्मा जी उधर पीछे हाँ, माननीय गडकरी जी, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा किसानों की दशा दिशा दुर्दशा को खराब कर रहे हैं नील गाय। चाहे जितनी भी योजनाएं हम बना लें लेकिन किसान त्रास कर रहा है नील गाय से। इस बारे में आपकी क्या योजना है आपकी सरकार की? उत्तर प्रदेश में दशा दिशा दुर्दशा खराब की नील गाय। अखिलेश शर्मा जी। गडकरी जी, कांग्रेस पार्टी ने कल 2 प्रभारी नियुक्त किए, कमलनाथ को पंजाब हरियाणा के लिए, गुलाम नबी आजाद को यूपी के लिए, लेकिन कमलनाथ को लेकर के काफी विरोध भी किया जा रहा है 84 के दंगों को लेकर। आपने अभी राजनीतिक प्रस्ताव पास किया है, क्या कांग्रेस पार्टी का जो रवैया रहा है इस पर कोई टिप्पणी की गई है इस प्रस्ताव में और विपक्ष से आप क्या उम्मीद करते हैं? मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के राजनीति को जो लोग समझते हैं वहाँ कांग्रेस पार्टी का कितना रिलेवेंस है आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं और इसलिए कांग्रेस पार्टी किसको भी प्रमुख बनाई उनका अधिकार है। पर जहाँ तक उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सोच है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो नई इकोनॉमिक सोच के आधार पर जो अनेक क्षेत्रों में, कृषि क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो विकास हुआ है उसी के बात को महत्वपूर्ण मानकर हम उत्तर प्रदेश का विकास कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश धनवान है पर यहाँ की जनता गरीब है और इसलिए हमारी पॉजिटिव और सकारात्मक कार्यक्रमों के आधार पर हम लोग निश्चित रूप से जनता के पास जाएंगे। बाकी जिनका कोई रिलेवेंस नहीं है उनसे ज़्यादा सीरियस लेने की आप भी मत लीजिए। वैसे हम भी नहीं लेते, हमने भी लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई भी प्रमुख बने और कोई भी नेता बने, कांग्रेस पार्टी के भविष्य के बारे में क्या है इसके बारे में आपके मन में दृढ़ विश्वास है और हमें भी पता है। राहुल श्रीवास्तव जी। राहुल
माइक से बोलो। 1-2 मिनट उनका होने दो, फिर आप 2 मिनट। हाँ Gadkari ji, today we were told that you will be briefing us on the political resolution which is going to be presented, and you have briefed us all about the economics of your government and the growth initiatives you have taken, which gives us an indication that your political resolution was a lot about development and economics. Since your political resolution for the coming elections and your future politics is built around economics, should we try to assume that the election results in the next a referendum on the economic policies only pursued by the Modi government? One thing is very clear, that country is facing the problem of poverty and unemployment. And the basic problem is wrong economic policies, bad and corrupt governance and visionless leadership of the UPA government. And this is the first time. It is not supported from the section of media or any political leader. But it is a clear-cut indication of economic parameters which indicates that we are the fastest growing economy in the world. I don't want to take the name of the countries because it will not be appropriate. But I am confident the way in which our economy is growing, it proves that the path of progress for our government is an appropriate and on correct way. But not in only with GDP, but as far as the agriculture growth rate and per capita income is also concerned, there are also good indications. So on that basis, our mission is to eradicate the poverty. And for eradication of poverty, we have to increase the employment potential. At the same time, only it is possible for us to eradicate poverty if we can create jobs. And here our economic policy, which is a successful story, which can give people not only sustainability, but giving them employment and giving them a good sustainable life. This is an indication. This is from economic data, and on that basis I am arguing with. राधाकृष्ण त्रिपाठी जी, हेलो जी, गडकरी साहब, आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश में कैराना, मथुरा, बुंदेलखंड, मुजफ्फरनगर, इस तरह के तमाम ऐसे इश्यूज हैं बड़े, जिनको लगातार उठा रही है और ये कह रही है कि हम इस पर संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन जब आपकी पार्टी केंद्र में सत्ता में है और अगर वाकई आप इसको मानते हैं कि ये बहुत बड़ी स्थिति है, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है, तो कोई कार्रवाई जैसा कदम क्यों नहीं उठाती? या अगर इतनी खराब स्थिति, राष्ट्रपति शासन जैसे कदम क्यों नहीं उठा रही, जबकि उत्तराखंड में आपने बड़ी तत्परता से राष्ट्रपति शासन लागू किया? मुझे लगता है हमारे अध्यक्ष जी ने इन सब बातों को बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट कर दिया है। हम इन सभी समस्याओं के प्रति संवेदनशील हैं और पार्टी ने इसके प्रति उचित भूमिका भी ली है। अध्यक्ष जी ने खुद इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और निश्चित रूप से इसके ऊपर पार्टी उचित नीति अपनाकर आगे जाएगी। गडकरी जी, लास्ट सवाल, लास्ट। टैक्स पर टैक्स आप लोग बढ़ाते जा रहे हो। सेवा कर 12% था, आपके 2 साल के शासनकाल में 15% हो गया। अब गरीबी और महंगाई बढ़ती जा रही है, कैसा आपका आर्थिक विकास है? आपने प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत किसानों दुनिया भर से करोड़ों रुपया बैंक में जमा करवा दिया गरीबों का। ये कौन सा आपका विकास का वो है एजेंडा? देखिए, आपके और मेरे बीच में हमारे देश के जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने सर्वे करके, रिसर्च करके जो इकोनॉमिक पैरामीटर्स बताया है, उसके आधार पर मैंने आपको बात बताई। बाकी तो प्रोसेस जो होता है वो नेचुरल है, वो चलती रहती है। कुछ टैक्स कम होते हैं, कुछ बढ़ते हैं, तो ये इस प्रकार की बातें तो चलती रहेगी। वो तो सरकार का हर समय स्वरूप होता है। लिस्ट मैथ्यू, लिस्ट के बाद अमित, बस लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन सर जी, 4 बजे की स्पीच में आपसे लेंगे। अध्यक्ष जी, today you have mentioned about this Kairana incident and expressed concern, or a serious concern over what is happening in Kairana. But today some reports have said that the out of the names, the Hindu families' names listed by the BJP MP, many of them have left the villages long back and some have died long back. How do you react to this report? मुझे लगता है कि मैंने इस पर पहले ही प्रतिक्रिया व्यक्त की है। पार्टी के अध्यक्ष, उन्होंने समिति भी नियुक्त की है। इन सब विषयों के प्रति पार्टी संवेदनशील है और उस पर उचित कार्रवाई करेगी।
बहुत बहुत धन्यवाद। अमित, हाँ एक लास्ट, अमित पूछो, जल्दी पूछो। अगली गडकरी जी, एक सवाल है, जो पटना का गांधी सेतु पुल है उसकी हालत बहुत खराब है, जर्जर हालत है। आप तेजस्वी से मिले भी थे, बहुत तारीफ की। वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही है गांधी सेतु को ठीक करने में। अगले कैबिनेट के मीटिंग में गांधी सेतु का सवाल आएगा और उसका काम जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा, उसके लिए पूरा पैसा देंगे। अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 बजे होगी। अभी आप बैठे रहिए। अभी कुछ एक हमारी संस्था है यहाँ, वो ई रिक्शा कुछ वितरण का कार्यक्रम रहेगा। मेरा स्टिल जो छाया पत्रकार हैं इधर आ जाए। क्या हो गया, बस रुकिए। कार्यक्रम शुरू करिए। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर एवं जहाजरानी परिवहन मंत्री जी द्वारा 10 ई रिक्शा महिलाओं को और 1 ई रिक्शा कुछ आश्रम को आपके द्वारा दिया जाएगा, जो कि सौजन्य मेरे है पद्म जायसवाल जी के द्वारा। और यह कार्यक्रम अब माननीय मंत्री जी के द्वारा दिया जा रहा है। श्रीमती सुमन मिश्रा, एक एक करके आते जाएंगे। सुमन मिश्रा, फिर अमिता जायसवाल, आते जाए। अमिता जायसवाल, अमिता जायसवाल, शकुंतला देवी, शकुंतला देवी, पारुल वर्मा, अनीता साहू, अनीता साहू, पूनम निषाद, सीमा केसरवानी, सुमन देवी। कुछ आश्रम से कोई आए होंगे? बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अभी एक बाइट है, इसके तुरंत बाद नवजोत सिंह सिद्धू की, तो आप प्लीज थोड़ा। अगली ब्रीफिंग 4 बजे इसी हॉल में। अभी एक